बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्नट हीट इंजन को। इसके बाद हम बात करेंगे पेट्रोल इंजन की और थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करेंगे, पेट्रोल इंजन का कंपैरिजन करेंगे विद द डीजल इंजन। ओके, तो आज का टॉपिक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज अ लॉन्ग पेपर में आता है तो बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको समझना है। ओके, हमने इसको किस तरह से पेपर में अटैम्प्ट करना है, कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे कार्नट हीट इंजन की, उसके बाद फिर उसकी कंस्ट्रक्शन, फिर कार्नट साइकिल, फिर उसकी एफिशिएंसी और लास्ट में कार्नट थ्योरम की हेडिंग लगाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं जी कार्नट हीट इंजन के इंट्रोडक्शन से। आप कैसे इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, यहाँ पर आपने बताना है कि भाई एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे जिनका नाम था सैडी कार्नट। उन्होंने 1824 में एक थ्योरेटिकल या एक हाइपोथेटिकल इंजन डिज़ाइन किया। ये एक्चुअल इंजन नहीं था, थ्योरेटिकल इंजन था। ठीक है, और इस इंजन के डिज़ाइन करने का पर्पज़ क्या था कि हम जो एक हीट इंजन हमारे पास मौजूद हैं उनकी एफिशिएंसी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो हमारे पास हाइपोथेटिकल इंजन है इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा किसी इंजन की एफिशिएंसी नहीं होती। तो हमने इससे कंपैरिजन करके, इससे देख के उसमें कुछ चेंजिंग लानी है ताकि उसकी एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कर सकें। ओके, तो यही बातें आपने यहाँ पे लिखनी है कि 1824 में क्या किया सैडी कार्नट ने, इंट्रोड्यूस किया थ्योरेटिकल इंजन टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। नंबर 2 पे आ जाएंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप ये बताएंगे कि हमारे पास ये एक सिलेंडर पर मुश्तमिल होता है जिसकी वाल्स और पिस्टन इंसुलेटेड मटेरियल के बने होते हैं। जो बेस होती है वो कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है। इसके अंदर जो एक गैस होती है उसको वर्किंग सब्सटेंस लेंगे, ठीक है, आइडियल गैस कह लें आप उसको, राइट। ओके जी, तो यही बातें आप यहाँ पर लिखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर डैट कंटेन गैस, यानी एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैस रखी हुई है विद मूवेबल पिस्टन, उसका पिस्टन मूव करता है। वॉल्स एंड द पिस्टन ऑफ द सिलेंडर आर इंसुलेटर बट द बेस इज कंडक्टर। ओके, नंबर 3 पॉइंट पे आ जाएंगे कार्नट साइकिल। तो बच्चों ये जो हमारे पास इंजन है, हीट इंजन है, ये रिवर्सिबल हीट इंजन है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस की एक इनिशियल स्टेट होती है, एक साइकिल से गुजरने के बाद वो दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाता है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस कह लें, इसको रिवर्सिबल प्रोसेस आप कह सकते हैं। इसलिए याद रखो कार्नट इंजन जो है वो ऑपरेट होता है इन अ साइकिल। अब ये जिस साइकिल में ऑपरेट होता है उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, कार्नट साइकिल बोलते हैं। ओके, अच्छा, इस कार्नट साइकिल के 4 स्टेप्स हैं जिन मराहल से गुजर के ये दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर आता है। उसमें से नंबर 1 स्टेप है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो मेनली यहाँ पर 2 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इस्तेमाल हुए हैं, एक आइसोथर्मल, दूसरा एडियाबैटिक। तो आपको पहले बहुत अच्छे से इसका पता होना चाहिए, उसके बाद बड़ी आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है कि जिसमें सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है कि जिसमें सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है लेकिन ना तो हम उसको हीट देते हैं और ना ही हम उससे हीट लेते हैं। ओके, और दूसरी और बड़ी अहम बात ये याद रखें, सबसे मेन बात वो ये है कि याद रखो आइसोथर्मल के केस के अंदर जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज आती है तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं होता, प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। और जब हम एडियाबैटिक की बात करेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा। ओके, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों, उसकी क्या रीज़न है। तो बच्चों, ये जो हीट इंजन डिज़ाइन किया गया था इसके साइकिल में ये 4 स्टेप्स थे। सबसे पहला स्टेप जो बताया गया था वो था हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस करना है, नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी बातें आपने लिखनी है उसके अंदर। ओके, तो पॉइंट्स माइंड में रखने आपने। तो हमने कहना है भाई एक सिलेंडर ले लिया हमने, ठीक है, जिसके अंदर हमने गैस फिल की हुई है, राइट, और उसके इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, इनिशियल टेम्परेचर उसका T1 है। मैंने उस सिलेंडर को यहाँ पे शो नहीं किया, मैंने डायरेक्ट आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाला शो किया है। तो इनिशियल स्टेट जो है अगर आप बनाना चाहते हैं वो सेम टू सेम इसके जैसा होगा जैसा ये है लास्ट में, ठीक है। तो आप यहाँ पर बना भी सकते हैं, इनिशियल प्रेशर उसका P1, इनिशियल वॉल्यूम V1, इनिशियल टेम्परेचर T1। अब उसको हम ग्राफ में भी शो करना है तो आपने अलोंग द एक्स एक्सिस वॉल्यूम ले लेना है, अलोंग द वाई एक्सिस आपने प्रेशर ले लेना है। बच्चों, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ मिस नहीं करना और बिल्कुल सही बनाना है हमने ग्राफ इसका। ओके, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी ए पॉइंट के ऊपर कि इस वक्त प्रेशर इसका P1 है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो है वो इस वक्त V1 है। ओके, अब हम क्या करते हैं, पहला स्टेप है हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी अब हमने अलाउ करना है गैस को वो एक्सपेंड करे। तो अब हम अलाउ करते हैं गैस को ये एक्सपेंड करे, इस पोजीशन से इसका पिस्टन मूव करके इस पोजीशन पर आ गया। जब पिस्टन यहाँ से ऊपर आया तो पिस्टन ने वर्क किया, जिसके इसकी इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आया। तो नीचे रखी हुई है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जहाँ से हीट Q1 इस सिस्टम में इंटर हो जाएगी और उसके टेम्परेचर को वापस मेंटेन कर देगी।
क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर तो चेंज होता नहीं है, तो नीचे हीट रिजर्वायर रखने का पर्पस ये था कि हीट इसको सप्लाई करे और टेम्परेचर को मेंटेन कर ले। ठीक है, तो अब यहां पर आप जरा देखिए चेंजिंग क्या बतानी है, आपने बताना है कि जब ये इसको अलाउ किया, ये एक्सपेंड हुआ, तो इसका जो प्रेशर है वो चेंज हो गया। पहले इनिशियल प्रेशर था P1, उससे वो चेंज हो गया P2। देखो बात गौर से सुनो, ये सिस्टम एक्सपेंड हुआ है, तो याद रखो जब भी गैस एक्सपेंड होगी प्रेशर उसका लो हो जाएगा, है ना। तो P1 प्रेशर हाई था, अब प्रेशर लो हो गया, नए प्रेशर को P2 कहा। पहले वॉल्यूम उसका कम था V1, जब एक्सपेंड हुआ है, बड़ा है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ेगा। तो पहला वॉल्यूम V1 था, दूसरा वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम V2 है। ये V2 ज्यादा वॉल्यूम है, लेकिन ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर रखी थी जिसने इसका टेम्परेचर मेंटेन रखा। पहले भी टेम्परेचर T1 है, अब भी टेम्परेचर T1 है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो सिंपली P1 से P2 पर चले गए, V1 से V2 पर चले गए, लेकिन टेम्परेचर सेम रहा। ठीक है, अब इसी चीज को आपने ग्राफिकली भी यहां पर बनाना है। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ब्लू लाइन जो है वो हमारे पास इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन को शो कर रही है। इस वक्त इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। क्या हुआ, एक्सपेंशन से वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो ये वॉल्यूम वाला एक्सिस है। अब ये V1 था, बढ़ के कितना हो गया, V2 पर चला गया, यहां पर V2 वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम अगर बढ़ा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर P1 था, इससे रिड्यूस होकर P2 पर चला गया। दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, यहां पर एक पॉइंट मिला, तो ये इसकी स्टेट आ गई। तो इस तरह से A से B तक आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये कर्व ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास कर्व जो है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का कर्व है, और इसके अंदर टेम्परेचर पहले भी T1 था, इस पोजीशन के ऊपर भी टेम्परेचर कितना रहेगा, T1 ही रहेगा। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है बच्चों, उसके बाद नंबर 2 पर आप आएंगे जी। हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है एडियाबैटिक एक्सपेंशन की। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है हमारे पास कि हमने सिस्टम को हीट देनी नहीं है, सिस्टम से हीट लेनी नहीं है, तो इसकी जो बेस है वो कंडक्टिंग मटेरियल की है, तो हमने इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया, इंसुलेटेड स्टैंड पर रख दिया, ताकि ना इसमें हीट इंटर हो, ना हीट इसमें से बाहर आए। ओके, अब हमने क्या किया, फर्दर इसको अलाउ किया कि ये एक्सपेंड करे। अब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, इसने वर्क किया, तो वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, हीट तो हम इसको देते नहीं है, तो वो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी, वो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करके वर्क करता है, जिससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। अब जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम होगी तो उससे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो देखो यहां पर एक तो चीज ये एक्सपेंड किया, वॉल्यूम और बढ़ गया। पहले वॉल्यूम V2 था और एक्सपेंड किया, वॉल्यूम V3 हो गया। तो ये देखो V2 से वॉल्यूम बढ़ के V3 पर चला गया, यहां पर वॉल्यूम V3 हो गया। तो जब मजीद ये गैस फैली है तो इसका मजीद टेम्परेचर लो होता है, क्योंकि जब गैस फैलती है तो टेम्परेचर लो होता है। तो अब इसका पहले प्रेशर P2 था, ये देखें P2 प्रेशर था। अब जब वॉल्यूम और बढ़ाया तो प्रेशर और कम होकर P3 पर आ गया। देखें ये P3 आपको नजर आ रहा होगा, ये P3 पॉइंट ये आ गया। V3 वॉल्यूम पर इसका प्रेशर बहुत लो हो गया, P3 हो गया। तो इस तरह से आपको वो पॉइंट मिले, आपने यहाँ से ऐसे कर्व बना दिया ज्वाइन करके लाइन को। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने बताया था एडियाबैटिक में तीनों चीज़ें चेंज होंगी, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी। P2 था, P3 से चला जाएगा, V2 से V3 पर चला गया, T1 से T2 पर चला गया। और यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर में कमी आई है। क्यों, इंटरनल एनर्जी का कम होने का मतलब टेम्परेचर का कम होना, इंटरनल एनर्जी का बढ़ने का मतलब टेम्परेचर का बढ़ जाना। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे गैस एक्सपेंड की है तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, तो एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हुई है जो वर्क की सूरत में गई है। ओके, तो यहाँ पर T1 टेम्परेचर था, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आके टेम्परेचर चेंज हो गया, उसको T2 कह दिया। ये अब टेम्परेचर जो है वो हमारे पास लो हो गया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी लो हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब कंप्रेशन की बात करेंगे। आइसोथर्मल कंप्रेशन का मतलब ये है कि अब सिस्टम जो है वो कंप्रेस होगा, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, है ना। तो जब आप सिस्टम को कंप्रेस करते हैं तो सराउंडिंग वर्क करती है सिस्टम के ऊपर, उससे क्या होगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो जाता है। अब जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा तो उसका टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। तो नीचे हमने रखी हुई है यहाँ पर LTR, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, ये क्या करेगी, इसमें से हीट को निकाल लेगी, जो एक्स्ट्रा हीट है उसको निकाल लेगी, उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी। तो ये Q2 हीट है जो कि सिंक में चलेगी, लो टेम्परेचर रिजर्वायर या कोल्ड बॉडी की तरफ चली गई। ओके, ये Q1 हीट सिस्टम में एंटर हुई थी, ये Q2 हीट सिस्टम से बाहर आ गई है। ओके, और अब इसका टेम्परेचर जो है वो सेम रहा। अब जरा गौर करो, पहले वॉल्यूम बढ़ रहा था, अब क्योंकि कंप्रेशन हुई है तो वॉल्यूम क्या हो गया, अब वॉल्यूम कम हो गया, चेंज तो हुआ ना। पहले वॉल्यूम V3 था, अब वॉल्यूम कम हो गया, नया वॉल्यूम को बोलेंगे V4। अब नया वॉल्यूम क्या है, V4 है जी हमारे पास नया वॉल्यूम। अब जब इसका हमारे पास कंप्रेशन होगी, वॉल्यूम चेंज हो गया,
तो कंप्रेस होने से गैस का प्रेशर बढ़ता है। एक्सपेंशन पे प्रेशर लो होता है, कंप्रेशन पे प्रेशर हाई होता है। तो यहां पर क्या होगा, इसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो P3 से प्रेशर बढ़ के P4 हो गया, V3 से वॉल्यूम बढ़कर अब वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कम होकर V4 हो गया। ठीक है, वॉल्यूम अब क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि ये कंप्रेस हुआ है, वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर ज्यादा होगा। ओके, और यहां से हीट Q2 निकलेगी, इससे सिंक की तरफ जाएगी या कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी। ओके, तो ये आपने बता दिया। अभी इसका प्रेशर P3 से P4 पर चला जाएगा, वॉल्यूम V3 से V4 पर चला जाएगा और हमारे पास टेम्परेचर T2 से T2 पर ही रहेगा, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर तो चेंज होता ही नहीं है। ओके, अच्छा जी, अब इसका ग्राफ आपने बनाना है। तो देखो इसका जो वॉल्यूम था, क्योंकि ये कंप्रेशन हुई है तो वॉल्यूम रिड्यूस हुआ। पहले वॉल्यूम V3 था, अब वॉल्यूम V4। देखो ये V3 था, अब क्या होगा, ये क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, तो वॉल्यूम इसका रिड्यूस हो गया, वापिस आना पड़ेगा। यहां पर V4 ले लिया, मान लीजिए इतना हो गया हमारे पास V4। ठीक है, तो अब जब गैस कंप्रेस हुई है तो प्रेशर भी बढ़ता है। पहले इसका प्रेशर कितना था, पहले प्रेशर था यहां पर P3, अब प्रेशर उससे बढ़ गया, P4 पर चला गया। बात समझो, जब वॉल्यूम V4 हुआ तो प्रेशर P4 हुआ, वॉल्यूम V4 क्या हुआ, मतलब V3 से V4 पर आए, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ता है। जब वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, तो वॉल्यूम कम किया आपने, V4 पर लाया तो प्रेशर बढ़ के P3 से P4 पर चला गया। इस तरह पॉइंट्स मिले और यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आ गए, क्योंकि ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया ये भी हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। इसके दौरान में भी टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आती, टेम्परेचर T2 था तो T2 ही रहेगा। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो कौन सा आता है बच्चों, हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होगा, तो अब हम अगेन इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देंगे। ठीक है, और ना हम सिस्टम को हीट देंगे ना सिस्टम से हीट लेंगे, और इसको मजीद हमने क्या करना है, कंप्रेस करना है, क्योंकि ये क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो जब हमने इसको मजीद कंप्रेस किया, अंडरस्टूड सी बात है, पहली बात इसके वॉल्यूम में चेंज आ गया, वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम कम हो गया तो क्या बोलेंगे जी, हम हमारा जो V4 वॉल्यूम था उससे रिड्यूस होके वापस जो उसका पहले वॉल्यूम था स्टार्टिंग में V1 उस पर चला गया। ठीक है, तो हमने इस तरह इसको कंप्रेस किया कि ये V4 से वापस अपने ओरिजिनल वॉल्यूम जो उसका इनिशियल वॉल्यूम था V1 पोजीशन के ऊपर। ठीक है, ये देखिए यहां से स्टार्ट किया था ना V1, तो ये V4 से मजीद कम होकर ओरिजिनल वॉल्यूम V1 पर चला जाएगा। ओके, और अब देखिए जब इसका वॉल्यूम जो है वो चला गया V1 के ऊपर रिड्यूस होके, तो प्रेशर में क्या चेंज आएगा, जब वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर पहले कितना था P4, अब बढ़ के वापस उतना ही हो जाएगा जितना इनिशियल पॉइंट के ऊपर था P1 के ऊपर, क्योंकि अब सिस्टम वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। प्रेशर P1 हो गया, वॉल्यूम V1 हो गया। टेम्परेचर कितना था यहाँ पर T2 था, लेकिन ये एडियाबैटिक कंप्रेशन हुई है, इसमें वर्क डन हुआ ऑन द सिस्टम, जिससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होता है। जब इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होता है तो उसका मतलब यह है कि उसके टेम्परेचर में इजाफा होता है। तो जो टेम्परेचर में यहाँ पर कमी आई थी इस जगह के ऊपर एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, वो यहाँ पर पूरी हो जाती है और सिस्टम वापस वही टेम्परेचर T1 गेन कर लेता है। तो अब जब ये दोबारा इस पोजीशन पर आएगा, इसका प्रेशर P1 ही है, इसका वॉल्यूम V1 ही है, इसका टेम्परेचर T1 ही है। तो ये एक एग्जैक्टली रिवर्सिबल ऑर्डर में चला है। इनिशियल स्टेट P1 V1 T1 थी और फाइनल स्टेट भी इसकी P1 V1 और T1 ही मिली है। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक साइकिल में चला है। इस साइकिल को हम बोलते हैं कार्नट साइकिल। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। ओके, ये चीज़ आपने सीख ली। अब आपको थोड़ा सा ये गाइड करने के लिए, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि किस तरह से इंजन को हीट दी जा रही होती है और इंजन किस तरह से वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो बच्चों देखो, ये हमने एक बनाया हुआ ये सिलेंडर के ऊपर ये पिस्टन, और पिस्टन के साथ ये रॉड लगी और रॉड ये इस व्हील को घुमाएगी। ये व्हील हमारा इंजन के अंदर आ जाता है। ठीक है, जो इंजन को घुमाता है, इंजन टायर को घुमाता है और आपका बाइक चलता है, गाड़ी चलती है। ओके, तो अब क्या होता है बच्चों, हमने क्या किया यहाँ पे इस जगह से हमने क्या किया जी, इसको क्या दे दी, HTR हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, जिससे हीट इसने एब्जॉर्ब की, हीट सिस्टम एंटर हुई, सिस्टम एक्सपेंड होगा। जब सिस्टम एक्सपेंड होगा तो ऐसे पुश लगाएगा इस तरफ को, ऐसे। ठीक है, वर्क करेगा। ये पहले जो थे ना रॉड, ये पहला इनिशियल पोजीशन अगर मैं कहूँ तो इनिशियल पोजीशन बिल्कुल इसकी इस जैसी, जैसे ये लास्ट पोजीशन है इसकी, सेम टू सेम इस पोजीशन में था यहां पर। अब जब इसको हीट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, गैस ऐसे एक्सपेंड हुई, जिसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में सिस्टम में हीट गई है, Q1 हीट। ठीक है, एक्सपेंशन हुई, सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हुई, सिस्टम ने वर्क किया ऐसे, और यहां से इस पॉइंट से घुमा के इसको यहां तक लाया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बिल्कुल उसी तरह का प्रोसेस है। उसके बाद क्या हुआ, अब आगे जो है वो यहां तक तो हमने हीट दी, उसके बाद हीट नहीं देते इस सिस्टम को। अब क्या होता है जी, इसको फर्दर अलाउ करते हैं कि एक्सपेंड करे। मान लीजिए कि यहां से खुद घूमते हुए यहां से वो आगे बढ़ गया इधर को। जब ये यहां से घूम के इधर आएगा तो इस राड को मजीद बाहर की तरफ खींचेगा। इस राड से ये पिस्टन जुड़ा है तो पिस्टन भी बाहर को आएगा। अब बिना हीट दिए हमने इस सिस्टम को एक्सपेंड कराया। सिस्टम को बिना हीट दिए एक्सपेंड कराएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहां पे आप देख सकते हैं
हैं कि यहाँ से यहाँ तक आया, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये यहाँ से इस पॉइंट तक, ठीक है। और ये इस सिचुएशन में आ गया, मैक्सिमम जितना इस गैस ने एक्सपेंड होना था हो लिया। उसके बाद फिर क्या होता है, जब ये घूम के व्हील नीचे आएगा, जब घूम के ये ऐसे नीचे आएगा तो फिर क्या होगा, वापस को पुश करेगा। ये देखें मार्कर की पोजीशन देखें, जब ये ऐसे आएगा नीचे तो मार्कर पीछे को आ रहा है, ये देखें ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब ये घूम के यहां से इस पोजीशन पर आएगा तो वो क्या करेगा, ये रॉड इस पिस्टन को अब ऐसे पुश करेगा बैकवर्ड, ऐसे इसको गैस को कंप्रेस करेगा। और ये जो कंप्रेशन है ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होती है, जिसके अंदर हीट जो है वो सिंक में या Q2 हीट सिस्टम से आउट होती है, जिसको हम कहते हैं सिंक की तरफ गई है। ओके, सिंक की तरफ हीट चली जाती है Q2। उसके बाद मजीद यहाँ पर जो रुकता नहीं है, यहाँ से आगे चलता हुआ इस पोजीशन पर आता है जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ से घूम के वापस इस पोजीशन पर आता है। तो फर्दर इसको क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है, ठीक है। क्योंकि जब ये इस पोजीशन से ऐसे नीचे आएगा ऐसे, तो ये पिस्टन जो है वो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी पीछे की तरफ इस रॉड की वजह से, और ये मजीद कंप्रेस हो जाएगा। इस दौरान जो है इसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंजन जो है वह कंटिन्यूसली इसको डिस्क को रोटेट कराता है, जिससे हम इंजन को रोटेट कराते हैं, बाइक को रोटेट कराते हैं, गाड़ी को रोटेट कराते हैं, उनके टायर को चलाते हैं। बस सिंपल सी बात है। ओके बच्चों, तो ये चीज़ को आपने मैंने यहाँ इस तरह भी आपको एक्सप्लेन कर दी ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर हो जाए। अब ये चीज़ आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये जो डायग्राम मैंने नीचे बनाई है जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए बनाई है। पेपर में आप ये बनाएंगे और ये बनाएंगे, ये दोनों चीज़ें मस्ट बनानी है। और जो एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है साथ साथ बताई है आपको, वो आपने इनके साथ लाजमी मेंशन करनी है। ओके, उसके बाद नंबर 4 पॉइंट आता है जी, इसकी एफिशिएंसी की बात करेंगे। बच्चों एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी सिंपली हमारे पास होती है आउटपुट और इनपुट में रेशो। हम इस सिस्टम को इनपुट क्या दे रहे हैं, Q1 हम इसको एनर्जी दे रहे हैं वो एज अ इनपुट, ठीक है, हीट दे रहे हैं एज अ इनपुट, और बदले में जो हमें वो वर्क करके देता है वो हमारी आउटपुट है। तो एफिशिएंसी हमेशा मैं इसको ई से शो करूं, ऐसे ईटा से लिखा जाता है, आपकी मर्जी आप ईटा लिख लें। ई इज इक्वल टू ई एफिशिएंसी शॉर्टली मैंने लिखा है, ऑब्टेन वर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। ऑब्टेन वर्क कितना, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q1, हमारे पास वो हीट है जो हमने सिस्टम को सप्लाई की। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो हीट इंजन है वो हाई और लो टेम्परेचर बॉडी के दरमियान में काम करता है। यानी ये है हमारे पास HTR हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, और ये होती है लो टेम्परेचर रिजर्वायर, और यहाँ से हीट जो है वो इंटर होती है, वो Q1 हीट होती है। यहाँ से सिस्टम जो है वो कुछ वर्क करता है और कुछ हीट इधर चली जाती है जिसको हम बोलते हैं Q2, ठीक है। ये W है हमारे पास वर्क। ओके, तो यहाँ से अगर 10 जूल हमारे पास हीट आती है, ये 10 जूल है, ठीक है, और सिंक की तरफ जाती है 3 जूल, तो इधर कितनी गई, फिर हमारे पास वर्क कितना होगा, वो फिर 7 जूल का वर्क होगा, है ना। तो ये 7 जूल आपको कैसे मिलता है, ये 7 जूल आपको मिल जाता है अगर आप इसमें से इसको माइनस करें, यानी 10 जूल माइनस 3 जूल। ओके, तो ये बन जाता है जी हमारे पास Q1, ये बन जाता है Q2, और ये बन जाता है वर्क डेल्टा W कह लें आप इसको। ये चीज़ें आपको मैंने पहले एक्सप्लेन की हुई हैं, चलिए दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे हमारे लिए। ओके, ये पॉइंट इस्तेमाल होंगे इसलिए मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आउटपुट क्या हमारे पास, वर्क जो इसने परफॉर्म किया, इनपुट क्या है वो हीट एनर्जी जो हमने इसको सप्लाई की। तो E इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाय क्या है, Q1। ओके, अब डेल्टा W किस तरह Q1 माइनस Q2 है, मैंने यहां पर बताया आपको। 10 जूल हीट एनर्जी आई थी जो इसमें सिस्टम में एंटर हुई, अगर 3 जूल चली गई सिंक की तरफ, तो 7 जूल कहाँ गई, वो 7 जूल वर्क में मिली। तो वर्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q2, 10 में से 3 निकालोगे तो 7 ही मिलेगा ना आपको। इससे आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, वाकई जो Q1 माइनस Q2 है वो वर्क के बराबर होता है। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू क्या है जी, वर्क। दोनों के नीचे Q को सेपरेटली डिवाइड करें, Q बाई Q क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, और Q2 बाई Q1 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इसी तरह रहेगा Q2 बाई Q1। ओके बच्चों, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस Q2 बाई Q1 को रिप्लेस कर देना है T2 बाई T1 से। वो हम कैसे कर सकते हैं, हम जानते हैं कि चेंज इन हीट का डायरेक्ट रिलेशन होता है चेंज इन टेम्परेचर के साथ। तो आप यूँ लिख सकते हैं Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, बल्कि आप इसकी बजाय यूँ लिखें, आप 2 ऊपर रखें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना आए। ये भी ठीक है, उस तरह भी लिख सकते हैं आप Q2 बाई Q1 और T2 बाई T1, ताकि जो रिलेशन आपने यूज़ करना है वही आपके यहाँ पर आ जाए, ठीक है। आप यूँ लिख सकते हैं। तो Q2 बाई Q1 की जगह पे आपने रिप्लेस कर दिया T2 बाई T1 को, ठीक है। अब यहाँ पर आपने बात गौर से सुननी है, हमारा जो एफिशिएंसी का है, एफिशिएंसी इक्वल टू आ रही है 1 माइनस T2 बाई T1। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी डिटेल बता रहा हूँ आपको। बच्चों एक तो ये आपको जो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है ना, वो 1 मिलती है, 1 से ग्रेटर आपको एफिशिएंसी नहीं मिल सकती। वो किस सूरत में 1 होती है, ये भी ज़रा समझो। अगर आपके पास ये जो T2 टेम्परेचर है वो बहुत ही लो, ठीक है, 0 केल्विन कर लें, उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कंसीडर कर लें कि अगर ये 0 हो जाए तो 0 बाय समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो 1 में से 0 गया तो आपको कंप्लीटली 1 मिल गया, और मैक्सिमम एफिशिएंसी 1 ही होती है, 1 से ग्रेटर नहीं होती, तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल गई।
लेकिन वो हमारे लिए मुश्किल है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि ऊपर का टेम्परेचर जो T2 है यानी कोल्ड टेम्परेचर, उसको कम से कम रखेंगे, कम से कम रखेंगे। जब इसकी वैल्यू T2 की कम से कम होगी तो ये रेशो आपको मिनिमम मिलेगी, कम मिलेगी। अगर ये रेशो स्मॉलर होगी तो आपको एफिशिएंसी ग्रेटर मिलेगी। मैं आपको समझाता हूं, देखो ये 1 तो ऐसे ही रहेगा ना, 1 माइनस, अगर ये रेशो है हमारे पास बड़ी है 0.25, तो आंसर क्या मिलेगा 0.75, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू हुई कम, यानी हम कर लेते हैं 0.10, तो फिर एफिशिएंसी क्या मिलेगी 0.90। तो एफिशिएंसी किस केस में ज्यादा है, जब ये रेशो की वैल्यू स्मॉलर है, 0.10 आई तो एफिशिएंसी ग्रेटर है, जब इसकी वैल्यू ज्यादा है 0.25 तो एफिशिएंसी हमारे पास स्मॉलर है। इसलिए आपने किसी तरह से इस रेशो को स्मॉल रखना है। जब ये रेशो स्मॉल रहेगी इंजन की एफिशिएंसी हाई रहेगी। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी यह है कि आप इसको बहुत कोल्ड रखें, बहुत कम रखें इस टेम्परेचर को, या जीरो कर दें इसको, तो मैक्सिमम मिल जाएगी आपको, ठीक है। अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं रियल लाइफ में, क्योंकि हमारे पास जो कोल्ड रिजर्वायर होती है वो हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ही होता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि जो T1 टेम्परेचर है इसको बहुत हाई कर देते हैं, इस T1 टेम्परेचर को बहुत हाई कर देते हैं, ठीक है। इस टेम्परेचर के हाई करने से भी ये रेशो क्या हो जाती है, ये रेशो हमें स्मॉलर मिलती है, जिससे एफिशिएंसी ग्रेटर हो जाती है। क्योंकि देखो जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतनी आंसर जो है वो आपको वैल्यू स्मॉल मिलेगी, उसकी स्मॉल वैल्यू को 1 से माइनस करेंगे तो ग्रेटर एफिशिएंसी आपको मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो एफिशिएंसी के रिलेटेड बनते हैं एमसीक्यूज में, तो वो आपको क्लियर हो जाने चाहिए भी, ओके। उसके बाद हम आते हैं जी यहाँ पर कार्नेट थ्योरम के ऊपर। कार्नेट थ्योरम में 2 पॉइंट्स हैं, बहुत ही आसान और सिंपल से पॉइंट है। नंबर 1 क्या है, नो हीट इंजन इज मोर एफिशिएंट देन द कार्नेट इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर। 2 टेम्परेचर हैं, एक T1 और एक T2, ठीक है। T2 टेम्परेचर जो लो है और T1 टेम्परेचर जो हाई है। ये देखें हॉट टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर। इधर का टेम्परेचर जो है वो कह लीजिए T1 है, इधर का टेम्परेचर है जी T2। ये 2 टेम्परेचर हैं। कोई भी आपके पास इंजन जो है वो ऐसा नहीं है जो सेम टेम्परेचर टू टेम्परेचर T1 और T2 में काम करे और उसकी एफिशिएंसी किससे ज़्यादा हो, इस कार्नेट इंजन से ज़्यादा हो, ठीक है। कोई भी ऐसा हीट इंजन मौजूद नहीं है जो सेम टेम्परेचर, 2 टेम्परेचर, सेम 2 टेम्परेचर का मतलब है ये T1 और T2 इन्हीं टेम्परेचर के दरमियान काम करे और उसकी एफिशिएंसी ये हमारे कार्नेट इंजन से ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास वो क्या है, ऑल द रिवर्सिबल इंजन्स हैव द सेम एफिशिएंसी व्हेन दे आर वर्किंग बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर। अब और भी आपके पास जो है वो रिवर्सिबल इंजन हो सकते हैं इसके अलावा, ठीक है। कोई से भी रिवर्सिबल इंजन ले लें, अगर वो सेम 2 टेम्परेचर T1 और T2 के दरमियान वर्क कर रहे हैं, ये सेम 2 टेम्परेचर है T1 T2, दूसरा इंजन भी T1 T2, तीसरा इंजन भी T1 T2 के दरमियान काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें उनकी ये जो जितने भी रिवर्सिबल इंजन को आप सेम टेम्परेचर T1 T2 के दरमियान ऑपरेट करेंगे उनकी एफिशिएंसी आपको सेम मिलेगी, ठीक है। तो 2 थ्योरम क्या सीखे हमने, पहले थ्योरम में हमने ये सीखा कि कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं है जो सेम 2 टेम्परेचर T1 T2 के दरमियान काम करे और उसकी एफिशिएंसी इस हीट इंजन से, ये जो कार्नेट हीट इंजन उससे ज़्यादा हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके अलावा जितने भी रिवर्सिबल इंजन है अगर वो सेम टेम्परेचर, सेम 2 टेम्परेचर कहें तो ज़्यादा अच्छा है, T1 T2 के दरमियान में काम करें, ठीक है, चाहे कोई भी उसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस हो, उनकी एफिशिएंसी डिफरेंट नहीं हो सकती, एफिशिएंसी सेम होगी, ठीक है। तो इसलिए याद रखो ये T1 T2 2 हमारे पास टेम्परेचर्स हैं, इन सेम टेम्परेचर के दरमियान कोई सा भी रिवर्सिबल इंजन आगे काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास सेम रहेगी, ओके। अब बच्चों बढ़ते हैं जी हम पेट्रोल इंजन की तरफ। पहले पेट्रोल इंजन को देखें जी, पेट्रोल इंजन कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, आपके बाइक के अंदर पेट्रोल इंजन है। तो आज आप सीखोगे कि आपके बाइक के अंदर मौजूद पेट्रोल इंजन किस तरह से काम करता है। तो बच्चों इसके यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक सिलेंडर है, ये पिस्टन है, पिस्टन के साथ ये राड लगी हुई, ये व्हील है जिसको उसने घुमाना है और इंजन चलेगा, ओके। 2 इसके वाल होते हैं, एक इनलेट वाल, एक आउटलेट वाल। ये इनलेट वाल है और ये आउटलेट वाल है, ठीक है। ये ब्लू कलर के टी नजर आ रही है, जब ये टी नीचे को जाती है तो ये ओपन हो जाता है, जब टी ऊपर को आती है तो ये ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। ये वाल इस तरह से काम करता है। अब इसको हम जो है वो 4 स्ट्रोक इंजन भी कहते हैं क्योंकि ये 4 स्ट्रोक्स पर मुश्तमिल होता है। वो 4 स्ट्रोक्स कौन से हैं, नंबर 1 पहला है जी इनटेक स्ट्रोक, नंबर 2 कंप्रेशन स्ट्रोक, नंबर 3 जो है वो इग्निशन स्ट्रोक एंड नंबर 5 एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। अब इनके नाम से जाहिर है कि क्या क्या इनके अंदर हो रहा है। देखो पहली बात है जी इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है, ये जो इनलेट वाल है ये ओपन हो जाता है, पेट्रोल प्लस एयर का जो मिक्सचर है वो इसके अंदर इंटर हो जाता है। इस दौरान पिस्टन जो है वो नीचे को मूव करता है, ऐसे इस सिलेंडर से आउटवर्ड मूव कर रहा होता है। ये मैंने एरो से बना के दिखाया। तो ये बातें बतानी है, पिस्टन का जो सिलेंडर का जो पिस्टन है वो आउटवर्ड मूव कर रहा है और पिस्टन का जो वाल है वो ओपन है। कौन सा, इनलेट वाल ओपन है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर उसके अंदर इंटर हो रहा है, ठीक है। ये हमारा इनटेक, क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल और एयर का हम इनटेक कर रहे हैं। नंबर 2 पे हमारे पास होता है जी कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, अब ये जो इनलेट वाल है सबसे पहले ये क्लोज हो जाता है,
ये ट्री ऊपर को चली गई, इनलेट वाल्व क्लोज हो गया। अब क्या होता है, ये जो पिस्टन है ये ऐसे ऊपर की तरफ मूव करता है और इसके अंदर पड़ा हुआ जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर है उसको कंप्रेस कर देता है। इसके नाम से ज़्यादा ये कंप्रेशन स्ट्रोक है। ये सेकंड स्ट्रोक होता है जिसमें वो उसको क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है ताकि आसानी से ये कंबस्टेबल हो जाए, जल सके। ठीक है, जब इसको आग मिले, इसको कहीं से स्पार्क मिले तो ये जले। बात समझ गए? अच्छा, उसके बाद फिर क्या बच्चों हमारे पास यहां पर देख सकते हैं जी, नेक्स्ट है हमारे पास इग्निशन स्ट्रोक। अब ये जो गैस हमने कंप्रेस करके रखी हुई थी इसके अंदर, अब क्या करते हैं, यहां पर ये स्पार्क लगा हुआ है। ये स्पार्क जो है वो यहां से स्पार्क निकलता है, स्पार्क प्लग कहेंगे इसको, सॉरी, स्पार्क प्लग से स्पार्क निकलता है। वो क्या करता है, यहां पर पड़ा जो गैस और एयर का और पेट्रोल का मिक्सचर है उसको जलाता है। एक धमाका सा होता है जिससे पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है इस तरह से। ये वो पावर स्ट्रोक है जिससे इंजन को पावर मिलती है। इस तरह से आई। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो क्योंकि धमाका सा हुआ, धुआं सा, और वो बन जाता है। ठीक है, गैसेस बन जाती हैं जो कि हमारे काम की नहीं है। अब जो लास्ट होता है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। उसमें क्या होता है, ये पिस्टन वापस ऊपर की तरफ मूव करता है और इसके अंदर पड़ा हुआ जो एग्जॉस्ट है उसको बाहर निकालने के लिए ये जो एग्जॉस्ट वाल्व, ये जो आउटलेट है, आउटलेट वाल्व, इसका टी नीचे को आ गया, इसको ओपन कर देता है और यहां से सारा स्मोक जो है वो यहां से हम बाहर को भेज देते हैं। तो ये 4 हमारे पास स्ट्रोक होते हैं बच्चों, कोई मुश्किल काम नहीं है। पहला क्या है, इनटेक स्ट्रोक, जिसमें पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जो है वो इन होता है, किससे, इनलेट वाल्व से, जिसका वाल्व ओपन होता है और ये इसके अंदर एंटर हो जाता है। ये पिस्टन नीचे को मूव करता है, इसके अंदर ये दाखिल हो जाते हैं। नंबर 2 हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रोक, दोनों पिस्टन क्लोज हैं और ये जो पिस्टन होता है वो ऊपर को आता है ऐसे। ठीक है, और सिलेंडर के अंदर पड़ा हुआ एयर और पेट्रोल का मिक्सचर कंप्रेस कर देता है उसको। इसको कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। फिर उसके बाद इग्निशन स्ट्रोक में क्या होता है, यहाँ पे क्या इग्निशन में क्या होता है जी, हमारे पास ये जो स्पार्क प्लग है ये स्पार्क प्रोड्यूस करता है। वो स्पार्क इस आग को जलाता है ऐसे। इसके अंदर पड़ा जो पेट्रोल एयर का मिक्सचर धमाका सा होता है ऐसे, ये फौरन से नीचे ऐसे पुश करता है। ठीक है, और इसको नीचे की तरफ इसको पुश करता है। एरो मैंने बनाए यहाँ पर। ठीक है, ये पावर स्ट्रोक है जिससे इंजन को पावर मिलती है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट होता है हमारे पास ये आउटलेट वाल्व को ओपन कर दिया जाता है और यहाँ से एग्जॉस्ट जो है वो बाहर एक्स्ट्रा गैसेस को फेंक दिया जाता है। ये 4 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये सिर्फ आपके माइंड में लाने के लिए कि आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे 4 पॉइंट में। पहला पॉइंट क्या है, पिस्टन मूव आउटवर्ड, पिस्टन बाहर को आता है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर उसमें इन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या रखेंगे, इनलेट वाल्व जो है वो क्लोज हो जाता है इसके अंदर, सेकंड पॉइंट के अंदर, और मिक्सचर जो है वो कंप्रेस हो जाता है। थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, स्पार्क फायर, यानी स्पार्क जो है वो आग जलाता है। ठीक है, जिससे एक जो है वो धमाका सा होता है, उसमें सडन इंक्रीज आता है प्रेशर में और टेम्परेचर में। लास्ट स्टेप हमारे पास होता है जी, आउटलेट वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है और सारी गैसेज जो है वो, जो रेसिडुअल गैसेज है वो एग्जॉस्ट कर दी जाती हैं आउटवर्ड।